भारत के लिए वास्तव में एक बड़ी चुनौती है। इन देशों में होने वाली गतिविधियों का सीधा असर भारत पर पड़ता है। आइए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो जेएनयू के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दीपक बोरा साहब जो कि पूर्व राजनयिक हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दीपक सर मेरा आपसे है और मैं यही पूछना चाहूँगा, क्यों हुआ ढाका में आज जो कुछ हुआ, उसकी रियल वजह क्या है? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया है आपके चैनल पर आने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। बाकी आपके विशेषज्ञ हैं, वो भी बहुत जानकार हैं इस मामले में। मैं इस समय देश में नहीं हूँ, बहुत दूर दराज इलाके में हूँ और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ कमजोर है। अगर कट जाऊं तो आप समझ जाएंगे, आप मुझे क्षमा करेंगे। बांग्लादेश में क्या हुआ, क्यों हुआ? सर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे और जो सेल्फ स्टाइल्ड विकिपीडिया एक्सपर्ट्स हैं, उनके कमेंट्स में पढ़ के मुझे बहुत मजा आता है कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ ये होगा, वहाँ ये हो जाएगा, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। हम लोग डील करते हैं सर, ये भारत की हमेशा से कूटनीति रही है। मत भूलिए कि हम चाणक्य की संतान है। हम डील करते हैं विद द एक्चुअल गवर्नमेंट। जो पर्सनैलिटी है वो इतना महत्व नहीं रखती है। मिसाल के तौर पर सर आप ये जानते हैं कि अभी आपने जिक्र किया कि नेपाल में भी ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमारे संबंध उनके साथ चलते रहे। श्रीलंका में ये हुआ वो हुआ, म्यांमार में ये हुआ, कभी कभी भूटान के बारे में भी सुनते थे, पाकिस्तान में सत्ता पलटती रहती है, बट वी डील विद द गवर्नमेंट्स। अब बांग्लादेश में जो हुआ है, क्यों हुआ है, मेरे समझ में 5 चीजें इसमें अहम है। पहली, एक तो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। सर 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था, शायद 10 में से एक महिला हिजाब पहनती थी। आज 10 में से 11 महिलाएं वो पहनती हैं। तो बहुत शुरू किया। आपने आर्मी चीफ का भाषण भी सुना होगा और उसने खत्म कैसे किया था, अल्लाह हाफिज। वो खुदा हाफिज को भूल चुका है। दूसरी चीज, वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, कमजोर है। महंगाई बढ़ती जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे थे, आईएमएफ के पास गए थे पैसे मांगने के लिए। तीसरी चीज सर, रिजर्वेशंस का सिर्फ एक बहाना था। रिजर्वेशन तो हट गए थे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में। फिर क्या हुआ लोगों को, फिर मुझे लगता है कि कुछ विदेशी, यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल, जो रेजिम चेंज स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि शेख हसीना स्ट्रॉन्ग रूलर, वो किसी की बात नहीं सुनती थी। वो वही करती थी जो सोचती है कि उसके देश के लिए बहुत अच्छा है। एक चौथी चीज सर, जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, 30 करोड़ 30 करोड़ बंगाली रहते हैं इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के इर्द गिर्द, पश्चिम बंगाल में और जी। बांग्लादेश में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इमोशनल चीजें हैं, कनेक्ट है, ये हुआ है, तो भारत की दिलचस्पी में है। तो जो भी सरकार बनेगी, और देखिएगा कि शेख हसीना की के इस्तीफा की अनाउंसमेंट आर्मी चीफ ने कही, जो जो उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि वो रिजाइन करके चली गई है। वो भारत आई हैं। और सर मैं एक पर्सनल नोट पे ये कहना चाहता हूँ कि 1972, आपका तो शायद जन्म भी नहीं हुआ था, मार्च में इनके फादर शेख मुजीबुर रहमान साहब लंदन से आए थे दिल्ली, दिल्ली से गए थे ढाका। तो मैं उस समय दिल्ली में था, हम लोगों ने उनका स्वागत किया था। और अब उल्टा हम देख रहे हैं कि उनकी बेटी ढाका से दिल्ली, और दिल्ली से बातचीत की जा रही है कि वो लंदन जाएगी। दिल्ली में आए, इंडिया में आए, ऐसे नहीं है कि जहाज में बैठ के उड़ गई सर। पहले पूरी प्रोटोकॉल होता है कि हम ओवरफ्लाई कर सकते हैं आपकी टेरिटरी को, हम यहाँ लैंड कर सकते हैं, नहीं तो एक सुरक्षा की सिचुएशन हो जाती है और हमारे एयरफोर्स स्क्रैम्बल करेगा, खतरा हो सकता था उनके लिए। तो अभी जो लंदन जाने की बात हो रही है, कौन से देश को ओवरफ्लाई करेंगे, कौन सा जहाज है, काफी टाइम इसके अंदर लगता है, 10 मिनट के अंदर ये नहीं होता। हमने उनको असाइलम क्यों नहीं दिया है, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर उनको हम यहाँ रखते, हमें क्या फायदा होता? ना रखें तो हमें क्या फायदा होता? सर 76 साल की उनकी उम्र है, और 10,000 साल जिएंगी, 5,000 साल जिएंगी, 1,000 साल जिएंगी। हमें तो डील करना है जो वहां पर एक्चुअल गवर्नमेंट होती है। इस सब को ध्यान में रखते हुए ये कहना कि जी बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए, नहीं है सर। वी विल डील विद इट, हमें काफी तजुर्बा है इन मामलों में। सो ये इसीलिए हो रहा है कि राइट। वहाँ की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, वहाँ पॉलिटिकली जो है इनका रूल बहुत देर तक चल रहा था, इस्लामाइजेशन हुआ है, सब कुछ मिलाकर आपने ये हिंसा वहां पर देखी है। और ये हिंसा के पीछे आरक्षण नहीं है सर, ये बाहर का हस्तक्षेप है। मैं अभी कुछ देर पहले आपसे बात करने के पहले बोरा साहब, मेरा सवाल अब संजय जी आपसे है। मोहम्मद यूनुस साहब से बात कर रहा था, ग्रामीण बैंक वाले, नोबेल लॉरेट। उनका ये कहना था कि जिस तरह की डिक्टेटरशिप रही, जिस तरह का वन नेशन और वन लीडर की बात उन्होंने की, शेख हसीना ने डेमोक्रेसी को ख़त्म किया, वो एक बड़ी वजह रही रिबेल होने की, वहाँ पर इस तरह की बांग्लादेश में बगावत होने की।
संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या ये एक बड़ा कारण है कि शेख हसीना जो कि बंगबंधु की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, उनको आज इस तरीके से अपने पिता के बनाए हुए देश से इस तरीके से निकलना पड़ रहा है? संजय जी। देखिए, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं बांग्लादेश में, वो या बाकी पड़ोसी देशों की बात कह रहे हैं, इसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बहुत कुछ हद तक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं हुए। ये बात निश्चित है कि 1971 में जो लड़ाई लड़ी थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वो लोकतंत्र की लड़ाई थी। वो सेकुलरिज्म की लड़ाई थी, वो समाजवाद की लड़ाई थी, वो बंगाली राष्ट्रवाद की लड़ाई थी। लेकिन आप ये देखिए कि उस लोकतंत्र की हत्या किसने की? जब 1975 में बंगबंधु की हत्या हुई तो लोकतंत्र की हत्या हुई। आर्मी आर्मी को किसने पैट्रोनाइज किया? बांग्लादेश में बाहरी शक्तियों ने, जो आज शेख हसीना पे लोकतंत्र का सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने आर्मी को पैट्रोनाइज किया, उस वक्त समर्थन दिया जियाउर रहमान के टाइम में। आप ये देखिए कि इरशाद किसके इशारे पे कहाँ किसके साथ टाई है? वो चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ उनका गठजोड़ बना। तो लोकतंत्र की हत्या तो सबसे पहले उन्होंने की। फिर उसके बाद लोकतंत्र, इरशाद के जाने के बाद में खालिदा जी आई। खालिदा जिया ने क्या किया? आप देखिए, वहां बाय इलेक्शन हुआ मगुरा का, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी वोट ड्रिकिंग हुई और वहीं पे डिमांड किया शेख हसीना ने कि केयर टेकर गवर्नमेंट आए। तो लगातार जब आप इतिहास देखते हो, तो जो अपोजिशन में जो आज शेख हसीना के इस्तीफे की बात कर रहे थे, उनका बैड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लोकतंत्र को लेके। वो इस्लाम, कट्टरवाद, आतंकवाद, ये सारे पनाह जो दी है वो इन्होंने दी है। भारत का देखिए, मोटे तौर पे चाहे कोई भी पड़ोसी राष्ट्र हो, बांग्लादेश एक तरीके से देखिए, इंडिया लोकतंत्र है, और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है बांग्लादेश लोकतंत्र है, और हमारे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी। लेकिन हमारे तीन साफ साफ उद्देश्य हैं पड़ोसियों में कि सुरक्षा, और सुरक्षा में सबसे पहले जो आता है आतंकवाद आता है, फिर फंडामेंटलिज्म आता है, और तीसरा इंसर्जेंसी आता है। बांग्लादेश वो गढ़ बनाया हुआ था जब खालिदा जिया सत्ता में थी। इंसर्जेंट्स उल्फा कहाँ थे? बांग्लादेश में थे। कट्टरवाद कहाँ से पनप रहा था? बांग्लादेश से पनप रहा था। तो पहली जो हमारी जो कंसर्न था वो सुरक्षा था, इंटरनल, और एक्सटर्नल पावर्स चाइना हो या अमेरिका हो, वहां बहुत मौजूद थे। दूसरा हमारा कंसर्न रहा, और उसको भारत और शेख हसीना ने बहुत बखूबी समझा, कि जो डेवलपमेंटल कंसर्न है कि हम जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बांग्लादेश हो, हम सब मिलके आपस में डेवलप करेंगे। और उस डेवलपमेंटल बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, डेवलपमेंटल एग्रीमेंट साइन हुआ। वहां से देखिए कि कहाँ किस हद तक पहुंच गए, कि जो 1965 से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध थे वो पुनर्स्थापित हो गए, कनेक्टिविटी पुनर्स्थापित हो गई। तीसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है भारत का, जो पड़ोस में रहता है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्यों? अगर वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, कट्टरवाद बढ़ता है, माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन होता है, तो माइग्रेशन कहाँ होता है? भारत में होता है। सारे बोझ जो किसको ढोना पड़ता है? भारत को ढोना पड़ता है। और आप ये देखिए कि कितना बड़ा ये हमारा लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसको क्या बनाया इन्होंने? ड्रग्स स्मगलिंग का, आर्म्स स्मगलिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये अड्डा बना दिया। तो और सारा जो गुड्स वहां पे इंडिया से जाता है, वो उनके इन्फ्लेशन को कम करता है। और अगर आप भारत की जो इनफॉर्मल ट्रेड है उसको बंद कर दिया जाए, तो आप बात मान के चलिए 30% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो भारत ने तो हमेशा एक डेवलपमेंटल पार्टनर की भूमिका निभाई, लेकिन इस बात को बांग्लादेश की जनता नहीं समझती। वो अनग्रेटफुल है, वो बंगबंधु के प्रति भी अनग्रेटफुल थे, उनको असेसिनेट किया। वो जियाउर रहमान के प्रति भी अनग्रेटफुल थे, उसको असेसिनेट किया। और उन्होंने आज जो डेवलपमेंट की एक बोट जो शेख हसीना ने चलाई थी, देखिए लोकतंत्र बहुत बड़ी बात है, लोकतंत्र की बातें करते हैं। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान लोकतंत्र है, उसको वर्चुअल समिट में बुला लो, और बांग्लादेश लोकतंत्र नहीं है क्योंकि वो उनके इशारों पे काम नहीं कर रहा है, उनको स्थिति। तो ये जो स्थिति है कि लोकतंत्र की जो हम बातें आज जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, और लेकिन जो मेन बात है, 17 करोड़ लोग बांग्लादेश में रहते हैं, उनको खाना चाहिए। तो जो भारद्वाज जी, डेवलपमेंटल। जी आपको जी बीच में जी इंटरवीन कर रहा हूँ, बस वक्त की कमी है, क्योंकि हम इस पर 3 दिन भी बात कर सकते हैं। मेरा जी तीसरे जी मेहमान जी। गौतम लाहिरी नहीं साहब नहीं, भी वेट कर धन्यवाद। रहे हैं। आपने आपने नहीं नहीं, आपने समय आप दिया, रहिए, अवसर जाइएगा दिया, मत, धन्यवाद। जाइएगा मत। एक ओपनिंग नहीं नहीं, कमेंट में मैं हूँ गौतम यहीं पे। गौतम लाहिरी साहब का भी ले लूँ। वो भी बांग्लादेश को बहुत क्लोजली कवर करते रहे, मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं। गौतम जी, लाहिरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार करने के लिए, अपनी बारी के लिए। अब पहली बात तो ये बताइए, अगर संजय भारद्वाज जी की बात को माने तो जैसा कि स्थितियां दिखाई दे रही थी, शेख हसीना भारत के लिए एक फेवरेबल प्राइम मिनिस्टर थी,
भारत के और बांग्लादेश के बीच संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे। लेकिन जो इलेक्शन हुआ अभी जनवरी में बांग्लादेश में, और जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल अपोनेंट्स जेल में थे, उन्होंने बॉयकॉट अनाउंस कर दिया, फिर भी इलेक्शन हुआ, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को आने नहीं दिया गया, ये इल्ज़ाम लगा शेख हसीना पर, उनकी पार्टी अवामी लीग पर। क्या इस वजह से दिक्कतें हुई? क्या इस वजह से बांग्लादेश में रिजेंटमेंट बढ़ा उनके अगेंस्ट में? वजह क्या रही, आपको क्या लगता है? आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए गौतम दा। सर लेकिन वो बांग्लादेश के लिए भी क्रेडिबल प्रधानमंत्री थी, वो भारत के लिए बांग्लादेश के लिए भी थी। जी अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में जो बांग्लादेश में एक ध्रुवीकरण है सोसाइटी में, वो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं लिबरेशन स्ट्रगल का आइडियोलॉजी को। इसलिए आज जो आप फोटो दिखा रहे थे, जो बंगबंधु का मूर्ति का ऊपर जो हंगामा हो रहा था, लेकिन आपको बता दूं, इसके साबित होता है कि ये है इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट, क्योंकि इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट मूर्ति पूजा नहीं करता है। इसके कारण नहीं मानना चाहिए कि सारे बांग्लादेश उसके खिलाफ है, ये बिल्कुल गलत है। ये मैं देखने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए दूसरी बात जो है, आपने जो डेमोक्रेसी का बात कहा, चुनाव का बात कहा, इसके लिए एक लंबे चर्चा का जरूरत है, क्योंकि बीएनपी ऑपोजिशन जो है चुनाव बॉयकॉट क्यों किया, ये सवाल तो होना चाहिए। बॉयकॉट का सवाल हुआ क्या? आगे बढ़ता हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दीपक सर, मेरा सवाल अब आपसे है, व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया बांग्लादेश के कंसर्न में? क्या जो अंतरिम सरकार बनने वाली है, जिसको सेना देखेगी, उसके साथ भी हमारे संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे इस गवर्नमेंट के साथ थे, या शेख हसीना की जो भारत मदद कर रहा है वहाँ से निकालने में और लंदन भेजने में, इस वजह से हमको और प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्योंकि तीस्ता की बात है, रोहिंग्या की बात है, कई सारे इश्यूज है बॉर्डर को लेकर हमारे बीच में। शेख हसीना को बाहर नहीं जाना था, वो हम लोग उसको निकाल के नहीं लाए, हमने फाइटर जेट नहीं भेजा था कि बैठ जाओ और यहाँ पे आ जाओ। ये तो उनकी मिलिट्री की प्लेन में वो यहाँ पर आई है, तो वो खुद ही चाहते थे ये चली जाए। ऐसा ये मैंने अपने करियर में बहुत बार देखा है। और जेएनयू के प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे 120% आई एग्री विद इट। कई बार क्या होता है कि जब स्थिति ऐसी डेवलप होती है तो जो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिसलाइक होता है उसको चले जाना चाहिए। ये मैंने सूडान में देखा, मैंने जिम्बाब्वे में देखा, मैंने इथियोपिया में देखा है कि जो वहां का लीडर है, जिसके अगेंस्ट लोग हैं, अगर वो चला जाए तो शांति आती है। अब जो नई सरकार बनेगी, हमारी ब्रांड इक्विटी बांग्लादेश में बहुत गहरी है सर। हमने इतनी मदद की है उनकी, हमने वहां इन्वेस्टमेंट किया है, हमने वहां पे उनको लोन्स दिए हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, पावर में इन्वॉल्व है, ये सब चलता जाएगा। एक चीज अंग्रेजी में कहावत है, डिप्लोमेसी में हम सीखते हैं, उसको कहते हैं टिरेनी ऑफ द वीक, टिरेनी ऑफ द स्मॉल। छोटे देश होते हैं, कहते हैं अरे इतना बड़ा हाथी मेरा पड़ोसी है, मैं अब उसकी मुखालफत करूंगा, लेकिन चीन भी उससे हमसे बड़ा हाथी है जो उसके सामने खड़ा हुआ है। सो मेरा ये मानना है सर कि जो भी सरकार आएगी वो हमारे साथ डील करेगी, वो नाराज नहीं करेगी। हमको अफगानिस्तान में आपने देख लिया किस तरह से पाकिस्तान के लोग भांगड़ा करते थे, ओहो जी अब तो तालिबान आ गया, अब तो कश्मीर आजाद। क्या बकवास करते हैं ये लोग। तालिबान हमसे कहता है कि हमने कश्मीर में क्या लेना देना है, हमारे साथ नॉर्मली वो डील कर रहे हैं। तो ये कहते हैं सर, ये कहावत है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, जो भी सरकार आएगी दे विल डील विद अस और हम उनके साथ डील करेंगे। हाँ, 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन असर नहीं होगा। मैं गौतम दा के पास जाना चाहूंगा, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। गौतम लाहिरी, उसी सवाल का जवाब पूरा करिए, आपका लिंक टूट गया था, और साथ में ये भी समझाइए कि इस पूरे बांग्लादेश में जो चल रहा है इसमें चीन का क्या रोल है? मैं समझ गया, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को आपने अंडरलाइन किया, सबसे पहले चीन का क्या रोल है? हाँ, चीन का रोल ये होगा कि भारत सफर जब किया प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, उसके लौटने के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि तीसरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत को दिया जाएगा, चीन को नहीं। क्योंकि चीन अगर वहां आता है, भारत का आपत्ति था, क्योंकि हमारा चिकन नेक के पास वो आ जाते थे। चीन एक तो इसमें नाराज है। दूसरा था कि चीन के साथ भारत, बांग्लादेश के साथ जो नया रेल कॉरिडोर बना, जो हम नॉर्थ ईस्ट तक जा सकते थे, उसके लेके बीएनपी जो आज सत्ता में है, जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र के कारण ये आ रहा है, ये बीएनपी जमायत ऐलान किया था कि भारत का रेल वहां से चलने नहीं देंगे, हम बंद करेंगे। ये जो है इनका मकसद पूरा हुआ कि पीछे किसका इंटरेस्ट है साफ कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं आज जो हुआ है, अब 15 साल से नॉर्थ ईस्ट के हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा रात में हम सोते हैं थैंक्स टू शेख हसीना, जो उल्फा मिलिटेंट को भारत के हाथ में चला दिया, पूरा शांति रहा था। आज नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ा चिंता का स्थिति बन गया है। ये होने के बाद आज सबसे बड़ी बात है जो उसको ध्यान देना है, मेरे पास खबर आ रहा है
माइनॉरिटीज के ऊपर हंगामा हो रहा है, बहुत हमला हो रहा है। जी इसके लिए चिंता करना चाहिए। वो चिंता की बात है, उसमें भारत को सीधी जो सरकार बने उसको कड़ा मैसेज देना चाहिए कि ऐसे अगर नहीं करना है, अगर नहीं करेंगे तो भारत को कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर शरणार्थी आ जाते हैं, 71 में आए थे तभी इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया। अगर शरणार्थी ज्यादा दर पे आते हैं तो भारत को सोचना पड़ेगा। इस तरह का इस स्ट्रेटेजी में जो बांग्लादेश, हमारा शेख हसीना गवर्नमेंट जो भारत का एक बहुत ही करीबी दोस्त था, भारत के सबसे बड़ा स्वार्थ जो देखा है, क्या जिसने भारत का कहने पर गौतम दा सबसे बोला गौतम दा इंडिया इज क्या द प्रायोरिटी, क्या ये कहना उसके साथ ब्लड रिलेशन है, बाकी के साथ ब्लड गौतम रिलेशन दा नहीं है। मैं ये तीनों से बारी बारी से सवाल पूछूंगा। गौतम दा पहले आपसे, क्या भारत और बांग्लादेश की दोस्ती या शेख हसीना और भारत की दोस्ती चीन को नागवार गुजरी, और इस पूरे तख्ता पलट के पीछे चीन का रोल है? आपने नाम नहीं लिया था, मैं नाम लेके आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, नाम देखिए, मैं बोल रहा हूं कि जब से भारत सफर के बाद सबसे ज्यादा नुकसान जिसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिकली, जो चीन चाहते थे उसको नहीं पूरा करने दिया शेख हसीना। राइट शेख हसीना प्रैक्टिकली पब्लिकली कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं इंडिया को देना चाहता हूं, चाइना को नहीं। चाइना भी प्रपोजल दिया था, वो करना, बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा था। लेकिन चाइना जो चाहते हैं कि उसका ग्लोबल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो था पैरेलल टू दूसरा प्रोजेक्ट, उसके लिए बांग्लादेश सहमति नहीं जताई। इसके लिए चाइना का दूसरा नाराजगी है। चाइना तो इसमें सबसे ज्यादा नाराज था कि दुर्भाग्य से आज जो हुआ, आज बेनिफिट चाइना को मिला। बिल्कुल ये घटना है जो सत्ता कौन सी सरकार आएगा, जमात, मैं आपको लास्ट ये बता दूं, ये सरकार भी स्टेबल नहीं होगा। इसके कारण ये आज स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं जिसके कारण हमने शेख हसीना को हटाया, हमारा रोल क्या होगा इसमें? उनको तो बुलाया नहीं गया मीटिंग में। तो स्टूडेंट जिसने मूवमेंट किया था, जिसके बारे में जिक्र हो रहा था, जो कोटा आंदोलन किया, वो स्टूडेंट के तो सत्ता के लिए कुछ बुला ही नहीं जा रहा है। इंटरेस्टिंग तो बात वो आप लोग कह रहे हैं कौन लोग गौतम है दा। जो स्टूडेंट को इस्तेमाल किया, ये और साबित हो गया। संजय जी, भारत के चारों तरफ, संजय भारद्वाज, सवाल मेरा आपसे है, भारत के चारों तरफ इंटरनल टर्मोइल चल रहा है। पाकिस्तान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए। ऐसी सिचुएशन में और सब जगह कहीं ना कहीं चीन का रोल हम देख पा रहे हैं, चीन का इंटरेस्ट देख पा रहे हैं। तो क्या ये चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो भारत के विदेश नीति में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है, जो शांति और सद्भाव की विदेश नीति रही है? संजय जी। नहीं, बात आप कुछ हद तक आप बात सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, चीन के पास में डीप पॉकेट्स हैं, हमारे पास डीप पॉकेट्स नहीं है। लेकिन ये डिफरेंस आप देख लीजिए कि हम डेमोक्रेसी हैं, चीन डेमोक्रेसी नहीं है। वो कोई भी प्रोजेक्ट कैसे भी शाम दाम दंड भेद जैसे तैसे करके प्रोजेक्ट्स लाता है, वहाँ के करप्ट ऑफिस पॉलिटिशियंस को और ज़्यादा करप्ट करता है। नेपाल जाइए, बांग्लादेश जाइए, श्रीलंका जाइए, सबको ब्राइब्स दे दे के उनसे प्रोजेक्ट लेता है, ये करता है। हम डेमोक्रेसी, हम अकाउंटेबिलिटी, हमको संसद में जवाब, जी हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, इसलिए हमारी डिलीवरी डेफिसिट होती है। बाकी आप अगर भारत सरकार की पॉलिसीज देखते हो, तो चाहे वो ऑथ टेकिंग सेरेमनी हो या जो कंस्ट्रक्टिव यूनिलेटरलिज्म हो, जो हमने पड़ोसियों को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, बांग्लादेश को लगभग $10 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है। आप श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, हमने $4.5 बिलियन का उनको मदद किया। आप नेपाल में पोर्ट, जितने भी एयरपोर्ट्स, रोड, सड़क बने हुए हैं, किसने बनाए? ये सब भारत ने बनाए। हम अफगानिस्तान तक $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया। हमने जो हमारी क्षमता से ज्यादा पड़ोस में कोशिश किया कि उनकी नीड्स को हम ध्यान में रखते हैं, उनका सहयोग करें। लेकिन चूंकि पड़ोस के देश हैं, वो एक जो स्मॉल स्टेट, जो फियर साइकोसिस क्रिएट करना और बैलेंस ऑफ थ्रेट और बैलेंस ऑफ पावर का स्ट्रेटेजी के आधार से, और कहेंगे हम छोटे हैं, तो एक अपोलोजेटिक बिहेवियर तैयार करके ये चीन की गोद में बैठते हैं। पहले कोल्ड वार के टाइम अमेरिका की गोद में बैठते थे, लेकिन ये आज तक कहीं नहीं पहुंचे। आज भी ये डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी ये डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज तक एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ये क्रिएट नहीं कर। संजय जी, हम सब जानते हैं, इनफैक्ट हम सब इस बात से एग्री भी करेंगे कि हम अपने पड़ोसी तय नहीं कर सकते हैं। हमारी सीमाएं यही रहने वाली है और उनकी सीमाएं भी यही रहने वाली हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन पड़ोसी मुल्कों को समझ में आना चाहिए कि कौन उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा बड़ा अच्छा दोस्त है।